हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट फॉर यू पे। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट फॉर यू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हमारी नई एजुकेशनल वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो बिना टाइम इन्वेस्ट किए हुए आज हम प्रैक्टिस सेट 5 की ओर चलते हैं, जो कि एक्सेप्टेड क्वेश्चन है, जो कि ग्रुप डी के एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। तो बिना टाइम इन्वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। इसका सही आंसर एम्पियर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं कि अगला क्वेश्चन 2 है हमारा कि रेड रॉट बीमारी निम्नलिखित में से किस पौधे को होती है। तो रेड रॉट नामक बीमारी जो है ये कवक के कारण होने वाला एक बीमारी है, जो कि गन्ने के पौधों में होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी गन्ना एक सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं कि रुधिर समूहों के खोजकर्ता डैश है। रुधिर समूहों के खोजकर्ता डैश है, यानी कि वो ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता कौन है? तो ब्लड ग्रुप के जो है खोजकर्ता वो हमारे कॉर्ल लैडिस्टिनर थे, जिसने कि ब्लड ग्रुप का खोज किया था। तो कॉर्ल लैडिस्टिनर इसका सही आंसर होगा कि रुधिर समूहों के खोजकर्ता कॉर्ल लैडिस्टिनर थे। अगला क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं कि ओजोन ऑक्सीजन का एक डैश है। तो ओजोन ऑक्सीजन का एक अपरूप है, ऑप्शन नंबर ए है, जो कि सही आंसर है। ऑक्सीजन जो है हमारे जीवन में बहुत लाभदायक है, क्योंकि ओजोन यानी कि O3 हमारे सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को रोकता है, जिससे कि हम सुरक्षित रह पाते हैं। तो ओजोन एक ऑक्सीजन का अपरूप है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अपरूप होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं कि हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक डैश है। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक डैश है। तो हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक जो है लाल रक्त कोशिकाएं हैं, यानी कि आरबीसी रेड ब्लड सेल। तो हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक कौन है? तो हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक लाल रक्त कोशिकाएं, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं कि ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की ओर किस प्रकार यात्रा करती है। ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की ओर किस प्रकार यात्रा करती है? तो सूर्य की ऊर्जा जो है पृथ्वी पर प्रकाश के विकिरण के कारण पृथ्वी पे पहुंचती है। तो ऑप्शन नंबर सी विकिरण जो है इसका सही आंसर होगा कि पृथ्वी पे सूर्य की किरणें प्रकाश के विकिरण के कारण ही पहुंच पाती है, यानी कि विकिरण इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक धूम कोहरे का घटक नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा क्लोरीन डाइऑक्साइड जो है एक घटक नहीं है धूम कोहरे का। तो धूम और कोहरे जो होता है, धुआं और कोहरे का एक मिश्रण होता है। तो धुएं और कोहरे के मिश्रण का घटक जो है परिवर्तनशील जैविक यौगिक है, जबकि नाइट्रोजन ऑक्साइड भी है और सल्फर डाइऑक्साइड भी है। तो क्लोरीन डाइऑक्साइड जो है घटक नहीं है, तो इसका सही आंसर क्लोरीन डाइऑक्साइड होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है कि सांप, केचुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतुओं को किस श्रेणी में आते हैं। कि सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतुओं की किस श्रेणी में आते हैं। तो ये जो हैं रेप्टिल्स के अंतर्गत आते हैं। रेप्टिल्स यानी कि सरीसृप के अंतर्गत आते हैं सांप, केचुआ, छिपकली और मगरमच्छ। तो इनका सरीसृप जो होगा सही आंसर होगा सरीसृप, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो अगर आपने हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट फॉर यू को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्नलिखित में से कौन एक ऋण आयन है। तो एल्यूमिनियम आयन ऋण आयन नहीं है, ये सही है। कॉपर आयन जो है एक ऋण आयन, ये भी नहीं है। सल्फेट आयन
सल्फेट आयन जो है एक ऋण आयन है। तो ऋण आयन जो है इसका सही आंसर सल्फेट आयन होगा, क्योंकि यह जो है परमाणुओं को के आयनों को जो है ग्रहण करता है, इसलिए सल्फेट आयन एक ऋण आयन है, जबकि यह ग्रहण नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर सी सल्फेट आयन इसका सही आंसर होगा कि निम्नलिखित में से कौन एक ऋण आयन है। तो सल्फेट आयन एक ऋण आयन है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी है। तो गेहूँ, टमाटर, दलहन, यानी कि ये सभी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि गेहूँ, टमाटर, दलहन जो भी हैं, जैसे गेहूँ, टमाटर और दलहन जो है एक उभयलिंगी है, क्योंकि इसके पुष्प में दोनों जननांग पाए जाते हैं और यह जो है स्वपरागन की क्रिया को संपन्न खुद ही करते हैं। तो गेहूँ, टमाटर, दलहन ये सभी उभयलिंगी के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ये सभी होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं कि अगला क्वेश्चन नंबर 11 है कि मानव वाक्य यंत्र में कितने वाक् तंतु होते हैं। तो मानव वाक्य यंत्र में 2 वाक् तंतु पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 2 होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है कि विद्युत चुंबकीय तरंगें व्यतिकरण तथा विवर्तन नहीं दिखाती है, ये जो है ये गुण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए में ही हमको पहले मिल गया कि विद्युत चुंबकीय तरंगें व्यतिकरण तथा विवर्तन नहीं दिखाती है, ये गुण इसका विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर होगा, जबकि ऑप्शन नंबर बी है कि विद्युत तथा चुंबक के क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही है, विद्युत तथा चुंबक के क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत रूप होते हैं। अगला है कि विद्युत चुंबक के तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है। हाँ, ये भी सही है कि विद्युत चुंबक के तरंगे एक अनुप्रस्थ तरंगे होती है, क्योंकि इसको माध्यम की जरूरत नहीं होती है, यह निर्वात में भी गमन कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी भी यही है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों को आगे बढ़ने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये तीनों जो है सही हैं, जबकि ये ऑप्शन नंबर ए विद्युत चुंबक की तरंगे व्यतिकरण तथा विवर्तन नहीं दिखाती है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए कि विद्युत चुंबक के तरंगों का गुण नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 13। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है कि 2 सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए है 2 पृष्ठों के बीच स्नेहक की परत लगाई जाए, ये गलत है। अगला है कि दोनों पृष्ठों को बलपूर्वक दबाया जाए, अगला देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी कि 2 पृष्ठों के बीच हवा का अंतराल रखा जाए, तो ये गलत है कि दोनों पृष्ठों के बीच जब हवा का अंतराल रखा जाएगा तो घर्षण बल लगेगा ही नहीं, क्योंकि घर्षण बल के लिए दोनों पृष्ठों को एक साथ होना जरूरी है। तो अगला ऑप्शन है कि ऑप्शन नंबर डी कि दोनों सतहों की अनियमितता को हटा दिया जाए, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है कि दोनों पृष्ठों को बलपूर्वक यदि दबाया जाए तो घर्षण बल बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की विशालतम ग्रंथि है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि जो होता है वो यकृत यानी कि जिगर होता है। तो इसका सही आंसर जो होगा कि मानव शरीर का विशालतम ग्रंथि जो है जिगर है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोहे का अयस्क है। तो लोहे का अयस्क जो है हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है और ये सीडेराइट भी एक अयस्क है। तो लौह उल्का जो है इसका सही आंसर होगा सीडेराइट, ऑप्शन नंबर सी कि लोहे का अयस्क है सीडेराइट यानी कि लौह उल्का। अगला क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। अगर आपने हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट फॉर यू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले हमारे नई वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो अगला क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है कि अल्बर्ट साबिन को डैश विकसित करने के लिए जाना जाता है। तो अल्बर्ट साबिन जो है पोलियो का टीका जो कि मुंह में
देने वाला एक दवाई था जिसका कि विकास अल्बर्ट साबिन द्वारा किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी एक सही आंसर होगा, पोलियो का टीका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं कि ओरेलिया और एडमसिया किस संघ के उदाहरण हैं। तो ओरेलिया और एडमसिया जो है सिलेंट्रेटा संघ के उदाहरण हैं। तो इसका एक उदाहरण जो है हाइड्रा भी है, सिलेंट्रेटा संघ के जो अंतर्गत आते हैं, तो इसका एक उदाहरण हाइड्रा भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं कि माचिस की रगड़ने वाली सतह पर चूर्णित कांच और थोड़ा लाल डैश लगाते हैं। तो माचिस पे जो है लाल फास्फोरस का यूज किया जाता है, जिससे कि हम जब घसते हैं या जलाते हैं तो आसानी से जल जाता है। तो लाल फास्फोरस का यूज माचिस की तिल्ली के साथ साथ उसके रगड़ने वाले परत पे भी चढ़ाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी फास्फोरस इसका सही आंसर होगा कि माचिस की रगड़ने वाली सतह पर चूर्णित कांच और थोड़ा लाल फास्फोरस लगाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं कि वाहनों के पार्श्व दर्पण अर्थात कि साइड मिरर में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो साइड मिरर के रूप में हम लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, जिससे कि किसी भी वस्तु को आसानी से देखा जा सकता है, क्योंकि उत्तल दर्पण वस्तु का वास्तविक तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जिससे कि कोई भी वस्तु या आने वाले पीछे वाले वाहनों को आसानी से देखा जा सके। तो इसका सही आंसर होगा कि साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं कि किसी वस्तु की विराम अवस्था को डैश चाल की अवस्था मानी जाती है। तो किसी वस्तु की विराम अवस्था को शून्य चाल की अवस्था माना जाता है। यह जो है न्यूटन के गति के प्रथम नियम से पता चलता है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो वह जो होता है कि विरामावस्था के चाल को जो है ना शून्य चाल की अवस्था भी कहा जाता है या माना जाता है। तो शून्य चाल सही आंसर होगा, शून्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है कि एक ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया क्या होती है। तो एक ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया जो है जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, उसी अभिक्रिया या उसी प्रतिक्रिया को ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया या अभिक्रिया कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है कि प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है उसे ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया कहा जाता है या होती है, ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी एक करेक्ट आंसर होगा कि एक ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया क्या होती है। तो प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस गैस का रिसाव भोपाल गैस त्रासदी के समय हुआ था। तो भोपाल में एक गैस त्रासदी 1984 में हुआ था, जिसमें कि मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव हुआ था, जिसमें कि लाखों लोग प्रभावित हुए थे इस गैस से, जिसमें कि बहुतों की जान भी चली गई थी। तो ये घटना जो है भोपाल में 1984 ईस्वी में हुआ था, ये याद रखेंगे। मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस त्रासदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है कि डैश दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है। तो अगर क्वेश्चन रहता हमारा कि सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन है, तो सबसे बड़ा प्राणी संघ जो है वो आर्थ्रोपोडा प्राणी संघ है, और दूसरा जो है उससे छोटा जो है आर्थ्रोपोडा प्राणी संघ के बाद दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ जो है वो मोलास्का है। तो याद रखेंगे कि मोलास्का दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है और पहला सबसे बड़ा प्राणी संघ आर्थ्रोपोडा है। तो मोलास्का इसका सही आंसर होगा कि दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ मोलास्का है। और सबसे बड़ा प्राणी संघ अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन है, तो आर्थ्रोपोडा प्राणी संघ सबसे बड़ा प्राणी संघ है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है
कि गुणात्मक रूप में किसी वस्तु के विरामावस्था में रहने या समान वेग में गतिशील रहने की प्रवृत्ति को डैश कहते हैं। तो ये न्यूटन के गति के प्रथम नियम से पता चलता है कि किसी भी वस्तु वो अपने अवस्था में गतिशील या एक समान गति से जब चलती रहेगी या विरामावस्था में रहेगी तो तब तक रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना डाला जाए। वो तब तक जड़त्व के नियम अर्थात कि न्यूटन के प्रथम नियम को वह पालन करेगी। तो इसका जड़त्व जो है सही आंसर होगा कि गुणात्मक रूप में किसी वस्तु के विरामावस्था में रहने या समान वेग में गतिशील रहने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। तो जड़त्व इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 25 की शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। तो शक्ति का एसआई मात्रक जो है वाट है। वाट इसका सही आंसर है। तो अगर आपने हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट फॉर यू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हमारी नई एजुकेशनल वीडियो आप तक पहुंचते रहें।